आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। राज चप्पलों को हाथ में लेकर जय और यश का नाम लेकर जोर जोर से पुकारे जा रहा था, लेकिन दोनों का कहीं से कोई जवाब नहीं। सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा। रोते बिलखते हुए कांपते हाथों से उन चप्पलों से वो खुद के सिर को जोर जोर से मारने लगा और जमीन पर बैठकर चिल्लाने लगा। कुछ वक्त पहले, बहुत दिनों बाद भाइयों से मिलने की खुशी की बात ही अलग होती है। राजदीप, जयदीप और यशदीप, ये तीनों भाई जैसे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। उम्र में भले ही इनमें से कोई 3-4 साल का बड़ा या छोटा हो, लेकिन आदतें बिल्कुल एक जैसी ही हैं। राजदीप हैदराबाद में रहकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है, जयदीप घर में ही रहता है और यशदीप हॉस्टल में। बहुत ही कम ही ऐसे अवसर आते हैं जब वो तीनों घर पर एक साथ मौजूद होते हों। और उस दिवाली पर तीनों भाई कई महीने के बाद एक दूसरे से मिलने वाले थे। ये दिवाली बहुत यादगार होने वाली थी, क्योंकि इस बार राजदीप को पूरे 2 महीने की छुट्टी लेकर घर लौटा था। उसने पहले से ही सब कुछ तय कर लिया था कि इन 2 महीनों में एक भी दिन बर्बाद नहीं करेगा। माँ के साथ रसोई में हाथ बटाएगा, पापा को हर रोज़ स्टेशन छोड़ने और लाने जाएगा। बाकी बचा वक्त छोटे भाइयों से मस्ती मजाक और घूमने फिरने में बिताएगा। जैसा सोच कर गया था सब कुछ वैसा ही हुआ। घर पर स्वागत बड़े धूमधाम से हुआ। घर पहुंचते ही अपने माँ पापा का पाँव छूकर गले लग गया। फिर तीनों भाई आपस में लिपट पड़े और फिर धीरे धीरे तीनों के एकजुट होने से फिर से घर में रौनक आ गई। बातों ही बातों में ना तो नहाने की फिक्र रही और ना ही खाने की। घर में खुशियों का माहौल था। राज ने सबके लिए हैदराबाद से लाए हुए तोहफे निकाल कर दिए। फिर नहाकर खाना खाकर आराम करने के लिए थोड़ा लेट गया। तीनों भाई अपनी अपनी बातों में ही खोए थे। राज उन्हें हैदराबाद के किस्से सुनाता, जय घर और यश अपने हॉस्टल की। तभी यश ने कहा, चलो भैया, आज हम पहले की तरह ही कहीं घूमने चलते हैं। जयदीप ने सहमति जताई। तीनों ही लड़के नए नए रास्ते, घर मकान, नदी नाले जंगल, ये सब देखने के शौकीन थे। वो तीनों अक्सर ही घूमने के लिए साइकिल या बाइक लेकर किसी भी अनजान रास्ते में निकल जाया करते थे और रास्ते में मिलने वाले ठेला और दुकान से भुजिया चटपटी का भी लुत्फ उठाते थे। ऐसा ये तीनों बचपन से ही करते आ रहे थे। तो जय ने कहा, लेकिन हम लोग जाएंगे कहाँ? क्योंकि आसपास के लगभग सारे अनजान रास्तों पर तो हम पहले ही कई बार घूम चुके हैं और पहाड़ी वाले रास्ते पर जाने की परमिशन माँ नहीं देगी। तभी यश बोल उठा, माँ को हम बताएंगे ही नहीं कि हम पहाड़ी की तरफ जा रहे हैं। राज ने पहले मना तो किया, लेकिन छोटे भाइयों के जिद के आगे फिर मान गया। उसे भी कहीं ना कहीं उस पहाड़ी वाले इलाके में जाने का बहुत मन था। शाम होने को अभी बहुत देर थी। राज ने कुछ 100 के नोट्स लिए और बाइक लेकर तीनों निकल पड़े। कभी वो जगह जगह रुककर सेल्फी लेते हैं, तो कभी दुकानों से चिप्स कुरकुरे लेते हैं और चलते चलते खाते हैं। फिर पैकेट अपने पॉकेट में ही रख लेते हैं। देखते ही देखते शाम हो गई और वो अब उस पहाड़ी के इलाके में पहुंच गए थे जहां सूरज ढलने के बाद हर कोई नहीं जाता। शाम के बाद उस इलाके में ना जाने के विषय में उन तीनों ने बचपन से ही बहुतों के मुंह से बहुत कुछ सुन रखा था।
कोई कहता था कि वहाँ प्रेतों का साया है, तो कोई कहता कि वो जगह शापित है। कोई कहता वहाँ अदृश्य चुड़ैल रहती है जो वहाँ जाने वालों को गायब कर देती है, तो कोई कहता कि वहाँ दूसरी दुनिया का दरवाज़ा खुलता है। लेकिन ये तीनों ने कभी ऐसी कोई घटना घटते हुए देखा या सुना नहीं था कि उनकी बुनियाद पर इन सारी मनगढ़ंत कथाओं को सच माना जा सके। कई बार कई विदेशी वैज्ञानिक भी रिसर्च के लिए आए, लेकिन उन्हें भी कभी कुछ खास मिला नहीं। वैज्ञानिकों के द्वारा इन कहानियों को अफवाह करार देने के बाद भी स्थानीय लोग वहां शाम के बाद जाने से डरते थे। राजदीप ने कहा, अब शाम हो चुकी है भाइयों, हमें लौटना चाहिए। लेकिन वो दोनों नहीं माने। थोड़ा और आगे चलते हैं ना, ये इलाका कितना वीराना है, सन्नाटा छाया हुआ है, सभी तरफ कितना अच्छा है। चलो थोड़ा और भी आगे जाते हैं और देखते हैं कि इस इलाके में कोई रहता भी है या नहीं। राज मान गया और गाते गुनगुनाते हुए तीनों आगे बढ़ गए। वहाँ घने घने पेड़ थे, जंगली फल फूल के पौधे, अमरबेल से जकड़े झाड़ियाँ और दीमक के घोंसलों के अलावा ज़्यादा कुछ देखने को था नहीं। थोड़ा और आगे जाने पर आदिवासियों के छोटे छोटे घर भी दिख रहे थे, लेकिन ये घर आपस में बहुत ही दूर दूर पर बने हुए थे। इन घरों के आगे लालटेन जल रहे थे और साथ ही आदिवासी टोटकों के वस्तुएं भी झूल रहे थे। अब सूरज ढल चुका था और चारों तरफ अंधेरा छाने लगा था। झींगुरों की आवाज़ आना शुरू हो चुकी थी। किसी किसी झाड़ी में 2-4 जुगनू भी दिखने लगे थे। तीनों ने ही लौटने का तय किया। यश और जय को टॉयलेट लगी, जिस वजह से राज ने एक बड़े से महुआ के पेड़ के पास अपना बाइक रोका। दोनों ने टॉयलेट किया और जेब में रखे कुरकुरे के पैकेट को वहीं फेंक दिया। उनके लौटते राजदीप ने बाइक स्टार्ट करना चाहा, लेकिन बाइक अचानक से बंद ही पड़ गई। कई बार कोशिश करने के बाद भी दोबारा से वो स्टार्ट नहीं हो रहे थे। उन्होंने पेट्रोल चेक किया, पेट्रोल भी था और बाकी सब कुछ भी बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा था। धीरे धीरे अंधेरा और भी पड़ने लगा। जय ने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया और बाइक ढकेलते हुए तीनों पैदल ही चलने लगे। उनके इलाके में नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए वो घर में फ़ोन नहीं मिला पा रहे थे। लगभग 2 घंटे से चलने के बाद वो बहुत थक गए थे। एक जगह रुककर वो थोड़ा सांस भरने लगे। मोबाइल में चार्ज भी कम था। राज ने कहा, जय टॉर्च बंद कर दे, अगर नेटवर्क मिला तो कम से कम घर में फ़ोन करके बता तो पाएंगे। टॉर्च ऑफ करते हुए जय की नज़र पास के एक पेड़ पर गई, जिसके नीचे कुरकुरे और चिप्स के पैकेट पड़े हुए थे। जय ने तेज आवाज़ में कहा, देखो भैया, ये तो वही पेड़ है जहाँ हमने बाथरूम किया था। तीनों हैरान थे कि इतनी देर चलने के बाद भी वो वहीं हैं, या शायद घूमकर फिर से वहीं आ गए। जय और यश दोनों काफ़ी डर चुके थे। यश कहने लगा, भैया ये जगह भूतिया है, हमने गलती कर दी आकर, गांव वाले सच कहते हैं। लेकिन राज ने समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, अंधेरा काफ़ी है जिस वजह से हम भटक गए हैं और घूमकर वहीं आ पहुँचे हैं। बहुत देर तक वो वहीं रुके रहे। जंगली जानवरों की आवाज़ें आने लगी। यहाँ ऐसे खड़े रहना तीनों के लिए खतरे से खाली नहीं था। जय ने उंगली दिखाते हुए कहा, वो देखो भाइयों, वहाँ से कुछ रोशनी आ रही है, शायद कोई झोपड़ी है वहाँ। बाकी दोनों ने भी नज़र गड़ाई। सचमुच कोई छोटा सा घर या झोपड़ी दिखाई पड़ रहा था। उस परिस्थिति में तीनों उस झोपड़ी की ओर जाना ही ठीक समझें।
थोड़ा आगे गए तो देखा वहाँ 2 झोपड़ियाँ थी जो एक दूसरे से महज 20 या 25 कदम की दूरी पर थे। उन्होंने पहले झोपड़ी के पास जाकर बाइक स्टैंड किया और चिल्लाने लगे, कोई है, कोई है, हमें मदद चाहिए, कोई रहता है यहाँ। 2-3 बार चिल्लाने के बाद अंदर से एक बूढ़ा आदमी निकला जो शायद बीमार था। उन्होंने खांसते हुए पूछा, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या करने आए हो? राज ने वृद्ध को सब कुछ ठीक से समझाया और उन तीनों के लिए एक रात रुकने की अनुमति मांगने लगा। उनकी बातें गौर से सुनने के बाद उस बूढ़े ने ये कहते हुए अनुमति दी कि कोई 1 या 2 ही सिर्फ रुक सकता है, क्योंकि एक साथ सभी इस छोटे से झोपड़ी में नहीं रह पाएंगे। घर वाकई में बहुत छोटा था, किसी 2 आदमी के रुकने लायक, जहां वो उन चारों का एक साथ रुकना संभव नहीं था। लेकिन जानवरों की भयानक आवाज़ें और भी तेज होने लगी थी, इसलिए बाहर बैठे रहना खतरे से खाली नहीं था। कुछ देर विचार करने के बाद राज ने दोनों भाइयों से कहा, एक काम करो, तुम दोनों एक साथ यहाँ रुक जाओ, मैं अपने लिए पास के घर में पूछता हूँ, देखता हूँ अगर कुछ हो सकता है तो। वो दोनों काफ़ी डर रहे थे, लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। जय और यश ने बाहर चप्पलें उतारी और झोपड़ी के अंदर चले गए। राज भी अब पास वाले दूसरे झोपड़ी की ओर बढ़ने लगा। एक अजीब सा डर उसे लग रहा था, लेकिन एक रात की बात है कहकर खुद को दिलासा देते हुए वो दूसरी झोपड़ी के पास गया। ये झोपड़ी पहले वाले झोपड़ी से भी छोटा था, जो कि मिट्टी और बांस से बना हुआ था। वो दरवाजे पर जाकर खटखटाने लगा। कई बार खटखटाने के बाद हाथ में दिया लिए एक आदिवासी औरत बाहर आई और पूछी, कौन? इतने में उनका पति भी बाहर आया और भारी आवाज़ में कहने लगा, कौन है इतनी रात को? राज ने जवाब में कहा, मेरा नाम राजदीप है, और फिर सारी बातें ध्यान से बताई। औरत ने कहा, आश्चर्य है, पहाड़ी के उस तरफ से इस तरफ अंधेरा होने के बाद तो कोई नहीं आता। हम खुद भी घर से बाहर नहीं निकलते, लेकिन तुम्हें भी नहीं आना चाहिए था। लेकिन अब तुम भटक ही गए हो तो क्या कर सकते हैं, आ जाओ, ठहर लो। घर छोटा है लेकिन बंदोबस्त हो जाएगा एक रात के लिए। उसके पति ने कहा, लेकिन तुम्हारे दोनों भाई कहाँ हैं? तुमने तो कहा था कि तुम 3 हो। राज ने हाँ में जवाब देते हुए कहा, वो दोनों पास वाले घर में। दरअसल वहाँ 4 लोगों के रहने के लिए जगह नहीं थी, इसलिए मैं अपने दोनों भाइयों को वहीं छोड़कर रुक गया। दोनों पति पत्नी एक दूसरे की ओर देखने लगे और फिर बहुत ही अचरज से पूछे, पास वाला घर? ये तुम क्या कर रहे हो? कहाँ पास वाला घर? यहाँ हमारे अलावा और कोई घर नहीं है। कम से कम आधे 1 किलोमीटर की दूरी के बीच तो बिल्कुल भी नहीं। राज अचंभे में पड़ गया। ये दोनों क्या बोल रहे हैं? अभी तो मैं वहाँ से आया हूँ। राज ने कुछ कदम पीछे लिए और वापस उस झोपड़ी की ओर जाने लगा। वो दोनों पति पत्नी भी लालटेन लेकर राज के पीछे आ रहे थे। 4-5 कदम चलने के बाद राज को उस जगह से पहले ही जो रोशनियां दिखाई दे रहे थे वो अब वहाँ नहीं थे। उसने अब दौड़ना शुरू किया। वो वहाँ गया तो झाड़ियों के पास बाइक खड़ा दिखा, लेकिन कहीं भी झोपड़ी का नामो निशान नहीं था। राज इधर उधर देखने लगा, भाइयों का नाम लेकर चीखने लगा। तभी ज़मीन पर पड़ी बड़े बड़े घासों के बीच 2 जोड़ी चप्पल दिखाई पड़े जो जय और यश के थे। राज उन चप्पलों को हाथ में लेकर जय और यश का नाम लेकर
ज़ोर ज़ोर से पुकारे जा रहा था, लेकिन दोनों का कहीं से कोई जवाब नहीं, सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा। राज बिलखते हुए कांपते हाथों से उन चप्पलों से वो खुद के सिर को ज़ोर ज़ोर से मारने लगा और ज़मीन पर बैठकर रोने चिल्लाने लगा। वो दोनों पति पत्नी बहुत हैरानी से सब कुछ देखे जा रहे थे। डर से उनके भी हाथ पैर कांपने लगे। जो आज तक उन्होंने सिर्फ कहानियों में सुना था, आज अपनी आंखों के सामने खड़ते हुए वो सब कुछ देख रहे थे। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। बात है आज से करीब 50-55 साल पहले की। ये उन दिनों की कहानी है जब मेरे दादाजी जवान हुआ करते थे। दादाजी बताते हैं कि उन दिनों गांव देहात में ज़्यादा साधन नहीं हुआ करते थे। लोग यहाँ से वहाँ जाने के लिए बैलगाड़ी या फिर घोड़ा गाड़ी का ही इस्तेमाल किया करते थे। और अगर इस बीच किसी को नदी पार करनी हो तो फिर उन दिनों ब्रिज भी नहीं हुआ करते थे। हालांकि हुआ करते थे मगर इतने नहीं, बहुत ही कम। इसलिए ब्रिज पार करने के लिए लोग ज़्यादातर नौके या फिर बड़ी नावों का ही सहारा लिया करते थे। उन दिनों मेरे दादाजी नाविक हुआ करते थे। नाविक यानी कि जो नौके से लोगों को नदी पार करवाते हैं। दादाजी बताते हैं कि उन दिनों बरसात का मौसम चल रहा था। रह रहकर हर दिन लगातार बारिश होती रहती थी। इस वजह से नदी में पानी भी बहुत था। और उन दिनों लोग भी ज़्यादातर कामों से शहर जा रहे थे, क्योंकि उन दिनों बीमारियां बहुत फैल रही थी। किसी को बुखार होता तो कभी किसी को उल्टी, बरसात में जैसा कि आम तौर पर होता ही है। तो इसलिए डॉक्टर के लिए या फिर दवाइयाँ लाने के लिए लोग ज़्यादातर शहर जाते हैं। एक रात की बात है, दादाजी हमेशा की तरह ही उस रात करीब 7:30 बजे के आसपास अपने नौके को नदी के किनारे बांधकर वापस घर की ओर ही लौट रहे थे। अभी उन्होंने अपने नौके को बांधना शुरू किया ही था कि तभी उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे पीछे से किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा हो। वो हाथ जैसे बर्फ़ की सिल्ली की समान ठंडा था। दादाजी ने तुरंत पीछे घूम कर देखा तो पाया कि एक औरत है। उस औरत ने अपने चेहरे पर घूंघट डाल रखा था। तभी उस औरत ने दादाजी से कहा, भाई साहब, मुझे नदी पार करवा दीजिए। मेरा बच्चा बीमार है, बस उसके लिए दवाई लेकर वापस आना है। दादाजी वैसे तो रात के समय, वो भी इतनी रात गए, किसी को नदी पार नहीं करवाते हैं, मगर क्योंकि वो औरत लाचार थी और उसका बच्चा बीमार था तो दादाजी को दया आ गई। उन्होंने सोचा क्यों ना बस एक आखिरी सवारी को नदी पार करवा ही दिया जाए और फिर वापस लेकर अपने घर लौट जाएंगे। जिसके बाद दादाजी ने अपने नाव खोला और फिर उस औरत को बिठाकर नदी पार कराने की ओर आगे बढ़ चले। जैसा कि बरसात का मौसम था तो नदी में काफ़ी पानी था। ऊपर से अब धीमी धीमी बारिश भी शुरू हो चुकी थी। दादाजी को डर था कि कहीं ये बारिश तूफान का रूप ना ले ले, मगर बारिश अभी धीमी ही थी। इसलिए दादाजी जल्दी जल्दी चप्पू चलाने लगे। चप्पू चलाते हुए दादाजी ने एक नज़र उस औरत की तरफ देखा। वो औरत चुपचाप नाव के दूसरी तरफ बैठी हुई थी। शायद बेचारी को अपने बच्चे की फिक्र हो रही होगी। ये सोचकर दादाजी ने जल्दी जल्दी हाथ चलाने शुरू कर दिए। जल्दी जल्दी चलते चलते दादाजी ने महसूस किया कि बारिश
अब थोड़ी और भी ज़्यादा तेज हो चुकी है। चलते चलते वापस से उनकी नज़र उस औरत की तरफ गई तो उन्होंने देखा कि उस औरत के चेहरे पर से अब घूंघट हट चुका है। शायद हवा की वजह से हट गया होगा और उस औरत को ध्यान नहीं रहा होगा। दादाजी ने उसके चेहरे को देखने की कोशिश की, मगर अंधेरा काफ़ी था, जिस वजह से दादाजी उसका चेहरा साफ तौर पर देख नहीं पा रहे थे। मगर वो इतना ज़रूर समझ पा रहे थे कि वो औरत बहुत ही गोरी चिट्टी है। उसका चेहरा जैसे उस अंधेरे में भी चमक सा रहा था। खैर, दादाजी ने चप्पू चलाते चलाते नाव को उस किनारे पर ले जाकर रोका और फिर उस औरत से कहा, यहाँ तो और कोई नाव दिख नहीं रही, आपको वापस उस पार जाना है क्या? तो इस पर उस औरत ने कहा, हाँ बस आप यहीं रुकिए, मैं भी कुछ ही देर में दवा लेकर आती हूँ। दादाजी ने अपना सिर हाँ में हिलाया। फिर वो औरत नाव से नीचे उतरकर शहर की तरफ दवा लाने चली गई। दादाजी ने इधर उधर देखा, वहाँ आसपास कोई नाव नहीं था, बिल्कुल सुनसान। बारिश भी अब थोड़ी थोड़ी तेज हो रहे थे। उन्हें डर था कि अगर बारिश बहुत ज़्यादा तेज हो गई तो फिर उन्हें सर बचाने के लिए कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी। और यहाँ आसपास तो कोई घर भी नहीं दिख रहा, सिर्फ एक घाट है। खैर, कुछ ही देर में वो औरत वापस आ गई। उन्होंने वापस से दादाजी को चलने को कहा। दादाजी उस औरत को लिए वापस से अपने गांव की ओर चल दिए। इस बार ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो औरत थोड़ी अजीब सी लग रही हो। उसका चेहरा भी कुछ अजीब सा हो गया था। उसकी आंखें उस अंधेरे में भी जैसे चमक सी रहे थे। दादाजी को समझ नहीं आया कि आखिर ये कैसे हो सकता है। एक इंसान की आंख चमक कैसे सकती है? उस औरत की आंख धीरे धीरे लाल पर लाल होती जा रहे थे, जैसे कि लाल बत्ती जल रही हो। वो बत्ती की रोशनी, या फिर ऐसा कहें कि वो आंख की रोशनी इतनी तेज थी कि उसके सिर पर घूंघट होने के बावजूद भी उसकी आंख दादाजी साफ तौर पर देख पा रहे थे। दादाजी को अब कुछ ना कुछ गड़बड़ लगने लगी थी। उन्होंने जल्दी जल्दी अपने हाथ चलाने शुरू कर दिए। तभी उस औरत ने दादाजी से कहा, आपको डर नहीं लगता? इतनी रात गए आप नाव चलाते हैं? तो इस पर दादाजी ने कहा, नहीं, मुझे डर नहीं लगता। दादाजी कोशिश कर रहे थे कि जितना हो सके वो चुप रहें और उस औरत से बात करने की कोशिश ना करें, मगर वो औरत सवाल पर सवाल किए जा रहे थे और दादाजी बस हाँ हूँ में जवाब दे रहे थे। थोड़ी देर चलने के बाद नाव उस किनारे पर पहुँच गई। दादाजी ने उस औरत को उतरने को कहा। उस औरत ने नाव से उतरना शुरू किया। वो जैसे ही नाव से उतरने लगी तो इस घाट पर जहाँ पर नाव को बांधा जाता था वहाँ पर एक लालटेन जल रहे थे। दादाजी ने उस लालटेन की रोशनी में उस औरत के पैर देखे तो दादाजी के जैसे सर से पैर तक उनका पूरा शरीर कांप गया, क्योंकि उस औरत के दोनों पैर उल्टे थे, यानी कि पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। मगर दादाजी ने उस औरत को ऐसा नहीं जताया कि वो उसके पैर देख चुके हैं। वो बस चुपचाप वापस से अपना नाव बांधते रहें। नाव बांधकर उन्होंने वापस पीछे पलट कर देखा। वो औरत वहाँ पर कहीं नहीं थी, मगर वहाँ पर दादाजी के पैसे नीचे ज़मीन पर पड़े हुए थे। दादाजी ने उन पैसों को भी नहीं उठाया। उन्होंने उन पैसों को वापस से नदी में फेंक दिया और फिर भागते हुए अपने घर पहुंच गए।